आज का जो हमारा टॉपिक है अ, वो है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला जो मेरे लिए आई ओपनर था वो ये था कि मैं अक्सर उनकी एग्जांपल दिया करता हूँ। मेरे एक बड़े पुराने क्लास फेलो थे जो काफ़ी अच्छा उनकी प्रिपरेशन भी थी। इस जर्नी में बड़े पुराने हमारे साथ रहे। 2 दफ़ा पीएमएस क्वालीफाई भी किया। सीएस 2022 में उन्होंने सजेशंस का पार्ट छोड़ दिया और उनके ऐसे में मार्क्स थे 35। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता है, लेट्स से उन्होंने जी कोई 40-50 टॉपिक्स पे रिसर्च कर ली है, तो उनसे संभलता नहीं है। वो चाह रहे होते हैं कि मैं एग्ज़ामिनर ने पूछा है या नहीं पूछा, मैं किसी न किसी तरह जो कुछ मुझे आता है वो एग्ज़ामिनर को बता दूँ। तो ये भी एग्ज़ामिनर की ना रही सॉरी, ना ये एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट है और ना ही ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हमेशा इंग्लिश एसे के हवाले से एक बात की जाती है कि रेलेवेंस इज़ द की। जब तक आप रेलेवेंट नहीं रहते, आप खतरे में ज़रूर होते हैं। कहीं न कहीं इस बात का इम्कान होता है कि आप एग्ज़ामिनर को ऑफेंड करने जा रहे हैं। इस वजह से ये डिस्कशन फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या लिखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है क्या नहीं लिखना। मैंने अपने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी देखी है कि फॉर एग्जांपल थीसिस की बात हो रही है। थीसिस से मुराद एग्जामिनर का असल क्वेश्चन जिस पे एसे में आपने सबसे ज़्यादा मटेरियल एलोकेट करना है। उसमें उनके 5 से 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे और 2 से 3 पॉइंट टोटली इर्रेलेवेंट होंगे। दिस थिंग इज़ अगेन किलिंग। तो फिर मैंने सोचा कि इस मौजू पे एक बाकायदा लेक्चर रख दिया जाए। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जो अभी बहुत बिगिनर्स हैं, अभी बेसिक है उनकी रीडिंग, उनको ये इश्यूज़ तो आ सकते हैं कि जी टॉपिक में क्या लिखना है, उनको हो सकता है इतना ज़्यादा समझ ना आए। लेकिन आज हम कुछ चीज़ें ज़रूर तय कर लेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आती है, आपने रेलेवेंट कैसे रहना है और किस तरह आपने एग्ज़ामिनर के क्वेश्चन का उतनी क्लैरिटी से जवाब देना है कि एग्ज़ामिनर के सामने जो वो पूछना चाह रहा है, आप उसको लिख के दे दें। आज की ये एफर्ट सिर्फ़ इस चीज़ को लेके है। तो इस हवाले से पहला जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्ट किया है इसमें आप लोग साइलेंट स्पेक्टेटर बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया। अब यूटोपिया का मतलब मैं बता देता हूँ कि एक फसाना, हकीकत नहीं है ये। यूटोपियन ड्रीम भी लिखा जा सकता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी के इस दुनिया के तमाम इंसान इक्वल हों, ये एक ड्रीम है, ये एक फसाना, ये हकीकत नहीं हो सकती। अब आपके ख़्याल से इस ऐसे की मेन डायमेंशंस क्या बनेगी? लिस्ट में सबसे ऊपर अब्बास शो हो रहे हैं, तो अब्बास से ही पूछते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी सिर्फ़ इसके मेजर डायमेंशंस बता दें कि मेजर डायमेंशंस इसकी क्या बनेगी? यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया। एक फसाना है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी के, दुनिया में तमाम इंसान या किसी स्टेट में तमाम इंसान बराबर नहीं हो सकते। ये एक फसाना है। क्या मेजर डायमेंशंस बनेगी? जल्दी-जल्दी पार्टिसिपेट करना है, जो नहीं कर सकता वो बता दे कि वो इस पोज़ीशन में नहीं है, ताकि किसी और को इन्वॉल्व कर लिया जाए। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग का टाइम लिमिटेड होता है, एक मीटिंग एंड होगी तो मैं दूसरी मीटिंग का दोबारा लिंक सेंड करूँगा, क्योंकि आज की क्लास में भी थोड़ी लंबी हो। जी अब्बास। सर, इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो सबसे पहले हम इसी को इसी तरह तैयारी कर सकते हैं कि हर स्टेट का, रीजन का, इवन दो वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में डिवाइडेड है। तो इक्वालिटी जो है वो फार उसको क्या बोलते हैं, फार ड्रीम नजर आ रहा है कि इक्वालिटी जो मिथ की तरह नजर आ रही है कि हर डायमेंशन में हम इक्वालिटी लेके आए। तो एक तो ये चीज। दूसरा जो मेरा ख्याल बनता है, इसको हम दूसरी तरह भी कैरी कर सकते हैं कि इक्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड। कैसे इक्वालिटी अचीव की जा सकती है, उसमें ये कि जेंडर को हम करें और हर पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक जो है जस्टिस लाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट करें। तो अभी तो मुझे यही समझ आ रहे हैं सर, दो डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये बात आप अभी से समझ लें कि उसने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि एसेस की टाइप्स क्या हैं? तो ये इतना टाइप्स की डिस्कशन में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी टाइप हो, जैसे कि वो लिटरेरी ऐसे दे रहा है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे दे रहा है, वो
जो है वो क्या कहते हैं इसको प्रॉब्लमेटिक ऐसे दे रहा है, वो कॉज इफेक्ट का दे रहा है, वो कोई ओपन स्टेटमेंट दे रहा है, टॉपिक कोई भी अल्टीमेटली आपने तो आर्ग्यूमेंट्स ही देने। तो ये मसला नहीं है। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानने की चीजें हैं वो ये है कि इस स्टेटमेंट के एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। लिहाजा सबसे पहले आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं रहा कि आप एग्जामिनर के अगेंस्ट चले जाएं। ये एक फैटल मिस्टेक होगी अगर आप कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी आ सकती है। अब इंग्लिश ऐसे की दुनिया में कुछ चीजें हैं जो बड़ी सर्टन फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकती, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे राइटिंग के, ये चीज उनमें से है। ये चीज, हाँ हाँ ठीक, ये चीज उनमें से है कि आपकी आपकी वजह से क्लास को पता चल रहा है ना, कोई मसला नहीं। ये चीज उनमें से है कि फुल स्टॉप है तो यू कैन नॉट डिसएग्री विद द एग्जामिनर। सिर्फ इतनी गुंजाइश होगी आपके पास कि आप एग्जामिनर को चंद पॉइंट्स का काउंटर थीसिस दे दें। चलें आप इस टॉपिक पे आ जाते हैं, एक स्टूडेंट से और फीडबैक लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। मेहदी आप बताएं, मेहदी यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिया, इसकी मेन हेडिंग्स बता दें, मेन हेडिंग्स क्या बनेंगी, अंदर तो जो लिखना है वो तो फिर डिसाइड हो जाएगा। सर फर्स्ट हेडिंग में मेरे ख्याल से हम बता देंगे कि हाउ इज यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपिया, और सेकंड में हम हर्डल्स बता देंगे कि हर्डल्स क्या हैं इक्वालिटी को अचीव करने में, और एंड पे वे फॉरवर्ड बता देंगे। ख्याल से आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि हाउ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज द यूटोपिया और हर्डल्स में कितनी क्लैरिटी है आपके, आप क्या ठीक रहे हैं, कितनी क्लैरिटी है कि हाउ में क्या बातें लिखनी है और हर्डल्स में क्या लिखना है। सर हाउ में आई थिंक हम मतलब एविडेंसेस दे देंगे या आर्गुमेंट्स दे देंगे कि ये किस तरह से जो है ये यूटोपिया है, फिर हाउ तो ना, तो आगे फिर हाउ उसको तो ना, अचीव करने में देखो ये तो अगर है। आपने लिखना है हाउ, तो फिर आप ये बात सीधी सीधी एग्जामिनर को बताएंगे कि फैक्ट्स विच प्रूव दैट यूनिवर्सल इक्वल ह्यूमन इक्वालिटी इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड। मेन हेडिंग की वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, फैक्टर्स प्रूविंग एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। मसलन यार अपने अपने माइक्स ऑफ कर लें, फैक्टर्स प्रूविंग एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें फिर प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस आप दे रहे होंगे। तो अब मेन हेडिंग की जो वर्डिंग है वो मैटर करती है। अगर मेन हेडिंग की वर्डिंग में क्लैरिटी नहीं है तो एग्जामिनर को तो नहीं पता आप उसको क्या बताने जा रहे हैं। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि जी मैं आपको प्रैक्टिकल इंस्टांसेस प्रूविंग एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, मैं ये लिख दूं फिर भी ठीक है। फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि जीडीपी में डिफरेंसेस हैं, अगर स्टेट्स को देखा जाए इनकम के डिफरेंसेस हैं, वेज के डिफरेंस, वो वेज और इनकम के डिफरेंसेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स के डिफरेंसेस हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स के डिफरेंसेस हैं, एजुकेशन के डिफरेंसेस हैं, ओवरऑल बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ के डिफरेंसेस हैं, लोगों की एक्सेस टू पावर एंड अदर पोजिशंस ऑफ पावर, वो जो है वो एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विस या एक्सेस टू द पोजीशंस ऑफ पावर या कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उसमें इनइक्वालिटी है। फिर इस तरह करके फिर आप जो डिफेंस कैपेबिलिटीज में इनइक्वालिटी है, इस तरह करके तो फिर आप इनइक्वालिटीज को तो डिफाइन करते जाएंगे। उसके बाद आप कागज की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अब आपने बेशक जल्दी में बताया आपने, लेकिन आपके समझने का मैसेज ये है कि हाउ यू फ्रेम द वर्डिंग ऑफ योर मेन हेडिंग दैट मैटर्स अ लॉट। आप उसको बताना प्रैक्टिकल इंस्टांसेस चाह रहे थे और क्या आप हाउ रहे थे। हाउ में तो हाउ और वाई में डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। प्रैक्टिकल इंस्टांसेस कहना चाह रहे थे तो प्रैक्टिकल इंस्टांसेस बताते आप, उसके बाद फिर वाई की तरफ, बाकी डायमेंशंस आपकी ठीक हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिया। सबसे पहले तो अगर अब ये वो रूल है जिसको मैं फिक्स्ड सर्टन एस्टेब्लिश्ड रूल नहीं कहूंगा। अगर आप ये ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, लिखते हैं तो बेहतर जरूर है। ऐसे राइटिंग में आप एक स्टूडेंट है जिसने मेन डिस्कशन की तरफ जाने से पहले सिर्फ एक पैरा बना दिया है कि ह्यूमन इक्वालिटी क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, इस पे एक अगर एक पैरा बना दें और बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया हुआ तो एग्जामिनर ऑफेंड तो नहीं होगा, एग्जामिनर को बेहतर ही लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली कंपैरेटिव मार्किंग है। तो क्यों ना सबसे पहले इंट्रो के बाद एक पैरा तो इस चीज पे बना दिया जाए ना कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, a few comments on human equality, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, इस तरह का कोई पैरा बना दें, एक पैरा बन जाएगा ह्यूमन इक्वालिटी है क्या, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी। उसके बाद आप प्रैक्टिकल इंस्टांसेस का आपने बहुत अच्छा अपनाया। अब ये चीज भी आप लोग ज़हन में रख लें, समटाइम्स ऐसे लिखते हुए स्टूडेंट के माइंड में स्टक हो जाता है, स्टूडेंट के दो मेन हेडिंग्स आ रही होती, तीसरी मेन हेडिंग ज़हन में नहीं आ रही होती।
तो बहुत जगह पे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस या प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस या रियल लाइफ से एग्जांपल्स एक आपके पास अच्छी मेन हेडिंग होती है। एक पहली मेन हेडिंग यही बन जाएगी, उसके बाद काजेज हमारे पास हैं। और अब इंपॉर्टेंट बात, इसमें अब आप जितना प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस इंपॉर्टेंट हैं उतनी काजेज इंपॉर्टेंट है। बल्कि प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस अगर आप दे दें 4 या 5 फिर भी काम चलेगा। असल में फैक्टर्स पे नुज़त, फैक्टर्स पे एक पैरा नहीं, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे एक पैरा देना है हमने। कॉन्सेप्ट क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी का? फैक्टर्स ही असल में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है इस ऐसे में। अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप यही चीज तो डिफाइन करती है, यही चीज तो डिसाइड करती है कि ऐसे का थीसिस क्या है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो फैक्टर्स हैं या वो काजेज हैं जो इक्वालिटी नहीं होने दे रहे, जो इनइक्वालिटी जिनकी वजह से प्रिवेल कर रही है। इस ऐसे में काजेज या काजेटिव फैक्टर्स कह लें या फैक्टर्स बिहाइंड इनइक्वालिटी कह लें, ये है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट। आप उसको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस 4 दे के भी गुजारा चला सकते हैं, 5 दे के भी गुजारा चला सकते हैं। काजेटिव फैक्टर्स आपके कम अज कम 6 होने चाहिए, और 8-9 हो जाए बहुत अच्छी बात है। 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन मिनिमम 6 भी चलेंगे। 6 से नीचे मौत है। 3 घंटे के ऐसे में, सीएसएस में, थीसिस में 6 से नीचे समझें कि मौत है। तो 6 तो मिनिमम हो, 8-9 हो जाए, 7 हो जाए, तो ये बहुत अच्छी लेंथ है। उसके बाद आगे सजेशंस। सजेशंस में अगेन इस वजह से सजेशंस आप थोड़ी लिख सकते हैं, ये कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जितने आपने फैक्टर्स लिखे हैं उतनी ही सजेशंस लिखें, ये रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होती। उसकी एक बड़ी सीधी सीधी वजह यह भी है कि एग्जामिनर ने, अगरचे सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ दिस टॉपिक सजेशंस नहीं है, इस वजह से थोड़ी सजेशंस चलेंगी। दूसरी रीजन यह है कि कुछ सजेशंस बाय नेचर ऐसी होती हैं कि एक एक सजेशन 2-2 3-3 प्रॉब्लम्स का हल होती है, इस वजह से सजेशंस कम भी दे दें। यानी आपने चीजों को, बिगाड़ को ठीक करने के लिए स्टेप्स बड़े थोड़े हैं। आप लोग सुनते होंगे, कभी डिबेट्स हो रही होंगी ना, इनफॉर्मल डिबेट्स, तो आप पाकिस्तान के सारे मसले जी मौलवी सारे मार दो, पाकिस्तान के सारे मसले ब्यूरोक्रेसी को फायर मार दो, पाकिस्तान के सारे मसले लीडरशिप को टांग दो। सोल्यूशन हमेशा आवाम थोड़े पेश करती है, और ऐसा हकीकत है कि चंद एक ही चीजें, रूट रूट काजेज चंद एक ही जो है वो ठीक हो जाए तो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन अगर आ जाए तो इससे बहुत से इनइक्वालिटी के इश्यूज टारगेट होते हैं। इस वजह से अगर आपने कोई 7-8 पॉजिटिव फैक्टर्स दिए हैं, सजेशंस आप 5 भी दे दें चलेगा, 4 भी दे देंगे चलेगा, 6 एक बहुत अच्छी लेंथ हो जाएगी। 4 से नीचे अगेन अपने लिए मौत समझे। पहला टॉपिक हमने कर लिया। हमारा आज का सब्जेक्ट सिर्फ डीकंस्ट्रक्शन है, इस वजह से हम अब डिटेल में नहीं जा रहे कि ह्यूमन वो फैक्टर्स वगैरह की तरफ हम जा रहे हैं, हमने मेन हेडिंग्स तक खुद को महदूद रखना है। अगला टॉपिक है मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जमीरुल हसन, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जिसने पार्टिसिपेट करना है फौरन करे, अदरवाइज मैं अगले बंदे का नाम लूं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नुज़त सर आप आप बताएं। माजरत में ये ओके ओके, बताएं बताएं जमीर। जी जमीर, मोरल स्टैंडर्ड्स। वॉल्यूम वॉल्यूम आप करें थोड़ा। मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सर मैं इस चीज से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वो अभी कोई मसला नहीं, क्लास में कोई मतलब कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू, आपने ठीक बताया। नुज़त आप बताएं। एनी आइडिया? मैं बस आपसे पार्टिसिपेट करवाना चाह रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी आदत डालें। यहाँ पे जिसने कुछ गलत भी बताया उसके भी। ओके, माइक नहीं ऑन हो रहा। चलें जी, अब सच है या झूठ है जो भी है, बात आपकी वैलिड, अब मान लेते हैं। अ, हमारे पास हमारे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका नाम है राना गुलफाम खान। जी खान साहब, जरा तशरीफ लाएं। मोरल स्टैंडर्ड्स, सिर्फ मेन हेडिंग्स, टॉपिक की समझ क्या आती है? सर। वालेकुम सलाम। बताएं कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझ आ रही है, मेन हेडिंग्स क्या बनेगी? बोलो। मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सलाम का सवाब आपको मिल गया। वालेकुम अस्सलाम।
चलें जी, ये मैं ही बता देता। अब्बास ने हाथ खड़ा किया हुआ जी, आप बताएं। ठीक है, सर हम इसको के बाद हम करेंगे कि नुजरत मॉरल आप बता दें, स्टैंडर्ड आप होते टाइप करके बता दें बाकी भी जो मेन हेडिंग्स आपके माइंड में आ रही हैं। जी अब्बास। मॉरल स्टैंडर्ड होते क्या है, इसका अगर क्रांति पैराग्राफ ठीक बनाने के है, बाद दीज आर इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद अगर थर्ड पे आए तो हम कह सकते हैं कि रीजंस बिहाइंड डिक्लाइनिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। और फिर इसकी अगर मैनिफेस्टेशंस दें तो फिर हम इसके वे फॉरवर्ड। ठीक है, डायमेंशंस आपकी ठीक है। अब ये वो टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर ने आपके लिए ओपन छोड़ दिया है। मेरी आवाज डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही? हमारे पास दो डायमेंशंस और आई हैं। एक डायमेंशन आई है कि व्हाट काइंड ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा, इम्पैक्ट्स ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स ऐड कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, करने को हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हमने रेलेवेंट रहना है। अब हमारे पास हमेशा एक लिमिटेड रूम होगा बात करने के लिए। हम इस मतलब ऐसे का मसला ही है ना। ऐसे मैंने एक दो आउटलाइंस चेक की थी, उसमें किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन के ऐसे में टोटल 18 हेडिंग्स बनाई हुई थी और खाली हेडिंग्स बनाई हुई थी, उनमें कोई पैराग्राफ्स नहीं थे। यहाँ पे आपकी जो मेजर डायमेंशंस हैं हद 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, इससे ज्यादा मेन हेडिंग्स नहीं बन सकती। इंट्रो और कंक्लूजन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बाकी सब हेडिंग्स में डिस्कशन होती है। तो आप ऐसे के टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइवर्ज नहीं कर सकते। आपने उसके इम्पॉर्टेंट तरीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसकी डायमेंशंस हैं वही बनानी है। ये बात हमेशा याद रखनी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात आप सबके लिए कि आप सब जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको आपको आप में ये एक टेंडेंसी पाई जाती है, आपका दिल कर रहा होता है कि मैं इसको और भी बता दूं, और भी बता दूं, और भी बता दूं। ये फैसला ये आपने वहीं बैठ के करना है। ये फैसला एग्जामिनर के एग्जामिनेशन हॉल में करना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस क्या हो सकती हैं। एग्जामिनर का माइंड पढ़ने की कोशिश करनी है। जाहिर है अगर एजुकेशन पे ऐसे है और डिस्कशन ओपन छोड़ दी गई है, तो अब ये तो मैं उसको अगर कहूँ कि जी मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन का है, कितनी खूबसूरत डिस्कशन है, लेकिन इस ऐसे में मेरा ये देना तो नहीं बनता कि मैं मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन पे बात करूं। या एक्सक्यूज मी, इसी तरह मैं अगर मैं उसको कह दूं कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम या इन रिलीजन, तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि मैं उसको बताऊं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड चैलेंजेस क्या है, एजुकेशन को ठीक कैसे किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन, किस चीज को ट्रू एजुकेशन कहा जा सकता है और किस चीज को ट्रू एजुकेशन नहीं कहा जा सकता। नुजरत में यही बात कर रहा था कि एजुकेशन की एग्जांपल लेके कि जब भी कोई आपके सामने टॉपिक आए तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि मोस्ट रेलेवेंट डायमेंशंस क्या हैं। ये नहीं कि आपके माइंड में जो कुछ है आप लिखते जाएं। तो उसमें हमने एक एजुकेशन की एग्जांपल ली। अब यहाँ पे मोरल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें क्या हो सकते हैं ये डिस्कशन नहीं है। अगर आप देखें डिफरेंट एम्पायर्स से ट्रेस आउट करना शुरू करते हैं, हमेशा से कुछ ना कुछ रूल्स रहे हैं बिटवीन स्टेट्स जब से रियासत वजूद में आई है। इवन बिफोर दैट ट्राइब्स के भी कुछ कोड्स थे, नुमैड्स के भी कुछ कोड्स थे। इंसान जब प्रॉपर अंडरस्टेट नहीं था तब भी कुछ कोड्स थे, जिसको आप या सिंपली बहुत पीछे चले जाएं तो जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है लॉ ऑफ नेचर, तब भी कुछ कोड्स थे। तो ये तो बात ही नहीं है कि स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स आर देयर, दे आर फिक्स्ड। अब डिस्कशन ओपन है। ये जानबूझ के मैंने सेलेक्ट किया मोरल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो है वो एक पैरा बना सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और या कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत बहुत पहले पहले बड़े, आज से मतलब कई हज़ारों साल पहले जितने भी रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बात करें तो सन तजू है, चाइनीज़ हो गया, उधर ग्रीक में जो है वो उनका था थ्यूसिडाइड्स था, इसके अलावा चनाकिया था, और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये जो इंटरनेशनल मोरालिटी है,
मैकियावेली था, हॉब्स था। इंटरनेशनल मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया था। इस वजह से अगर आप एक पैरा बना दें तो बहुत अच्छी बात होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी मोरालिटी हो सकती है, क्या कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको बता दें अब यहाँ पे आपकी तालीम का इम्तिहान है। मैं इस पे जो है वो उसको, ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक से डाइवर्ज हो रहा हूँ। यहाँ पे तो मेरी ये जंग है कि यार मोरल स्टैंडर्ड्स हर बंदा बता रहा होगा, थोड़ा सा मैं उसको बेहतर बता दूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि मोरल स्टैंडर्ड्स सेट बाय डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री। ये एक बहुत खूबसूरत उसको एक इंसानी तारीख का ट्रिप होगा। इसमें आप बार बार वेस्टफेलिया पढ़ रहे होंगे, इससे पहले के कुछ एग्रीमेंट्स पढ़ रहे होंगे, यूएनओ का इन इटसेल्फ बनना, लीग ऑफ नेशन, इन लीग ऑफ नेशन से पहले कंसर्ट ऑफ यूरोप, जिनका यूरोपियन हिस्ट्री नहीं भी है उनको ये चीजें कुछ जनरली पता होनी चाहिए, कांग्रेस ऑफ वियना, इससे पहले कुछ पुरानी ट्रीटीज, इस्लाम ने जो बकायदा एक लॉ ऑफ वॉर दिया है, या इस्लाम ने जो स्टेट्स के बारे में जो गाइड किया है। तो आप रिलीजन इस्लाम ना बेशक करें, बस जिक्र कर दें कि प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में या इस्लाम के गोल्डन एरा में क्या रूल्स रहे आप। तो ये जो एक शॉर्ट ट्रिप है थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री, ये एक बहुत खूबसूरत एडिशन होगी जिससे पता चलेगा कि इसके पल्ले कुछ है। तो यहाँ से अगर आप उसको बता रहे होंगे कि डिफरेंट ट्रीटीज में क्या चीज़, एक पैरा, सिर्फ एक पैरा, आप उसको चंद ट्रीटीज मेंशन कर दें और आप उसको बता दें कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या मोरल स्टैंडर्ड्स डिसाइड हुए। खास तौर पे जो प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप था, प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस था। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मेन जो है वो यूरोप ही था सेंटर। तो इस शॉर्ट पैरा के बाद जिसमें आप उसको डिफरेंट ट्रीटीज अग्रीमेंट्स इनके बारे में बता रहे होंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे ए लुक इनटू एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एग्जिस्टिंग मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये है, यहाँ से आपका थीसिस शुरू हो रहा है। और एक और बात, ये बात मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एग्जामिनर आपसे 3 सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे सिर्फ 1 सवाल पूछ सकता है। ये भी अब आपने डिसाइड करना है कि उसने 2 पूछे हैं, 3 पूछे हैं, 1 पूछा है। तो यहाँ पे मोरल स्टैंड और डिस्कशन ओपन है। मोरल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे पहले तो आप एग्जामिनर को ये बता देंगे क्या है एग्जिस्टिंग मोरल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसे मतलब ये बता दें कि कितना फॉलो हो रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी डायमेंशन बन जाएगी। अब ये है कि रेलेवेंट रहना है आपके ख्याल में, क्या एक रेलेवेंट डिस्कशन ये है कि कितने फॉलो हो रहे हैं मोरल स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम उसको सीधा सीधा बताएं चैलेंजेस टू चैलेंजेस या वायलेशंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, या उनको कह दें कि चैलेंजेस क्या है मोरल स्टैंडर्ड्स को, या वायलेशंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें अब आपने चंद बेहतरीन किस्म की वायलेशंस सिलेक्ट करनी है, ये नहीं कि सारी जंग के रिलेटेड दे दें। यहाँ से आपके नॉलेज की डाइवर्सिटी का पता चलेगा कि आपका जो फोकस है अंधाधुंध किसी एक डायमेंशन पे तो फोकस नहीं है। इंटरनेशनल मोरालिटी सिर्फ जंग को लेके तो नहीं है। इंटरनेशनल मोरालिटी में तो ये भी है कि आप जो है वो रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट स्टेट के तौर पे, कि हर स्टेट इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, हर स्टेट इक्वल है इन ऑल डायमेंशंस इंटरनेशनली देखा जाए। ये इंटरनेशनल मोरालिटी है कि आप किसी स्टेट का इमेज मेलाइन नहीं करेंगे, किसी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो सिर्फ जंग की तरफ नहीं दौड़ पड़ना, यहाँ पे वायलेशंस आ जाएंगी और फिर वे फॉरवर्ड आ जाएगा। दिस इज हाउ ये ओपन डिस्कशन थी, और ओपन डिस्कशन अक्सर आसान होती है। सॉवरेंटी तो हसन सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि वेस्टफेलिया में ये बात बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट की गई थी कि एवरी स्टेट हैज राइट टू इट्स सॉवरेंटी। तो सॉवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, ये तो पहली बात थी, तो बिल्कुल सॉवरेंटी आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्ल्ड्स सिनेरियो इन 21st सेंचुरी एंड पाकिस्तान रोल इन इट। मैं ये टाइप कर रहा हूँ, वर्ल्ड्स सिनेरियो इन 21st सेंचुरी।
World's scenario in 21st century and Pakistan's role in it. Who would volunteer? हमारी ये मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, अभी 6 मिनट्स है, मैं नेक्स्ट का लिंक भेजूंगा, तो स्टे विद मी। हमारे पास मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम शमसी साहब मौजूद हैं, तो फरमाएं इस टॉपिक पे आपके क्या ख्यालात हैं। वर्ल्ड्स सिनेरियो इन 21st सेंचुरी एंड पाकिस्तान्स रोल इन इट। सुकून से चंद सेकंड्स आप ले लें और बताएं क्लास को कि मेन डायमेंशंस इसकी क्या बनेगी। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप मुझे पर गुस्सा ना करें। समझा ये रहा हूँ कि Gigi sir, I have understood it, and I have took a few seconds थैंक to यू वेरी make my मच। points. So first of all, after introduction, I would like to make the major heading, and I'll tell 6 to 7 points in this heading, and I'll make that scenario into 21st century, illustrating the holistic scenario of 21st century. ठीक है, तो इसमें सर मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो बताऊं, इकोनॉमिक सिनेरियो बताऊं, क्लाइमेट का जो सिनेरियो है वो बताऊं, तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनका सिनेरियो बताऊं, उसके वंडरफुल। बाद जो रीजनल आपका है सिनेरियो वो बताऊं, और उसके बाद फिर मैं बताऊं हाउ पाकिस्तान कैन प्ले ऑस्पिशियस रोल इन दिस सिनेरियो ऑफ 21st सेंचुरी। बिल्कुल ठीक। सो जी जी कंटिन्यू, आप ये आराम सर से बाकी डायमेंशंस भी बताएं, कंटिन्यू। और सर एक ये हो सकती है कि चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो अपना प्रॉमिसिंग रोल जो है वो क्यों नहीं प्ले कर पा रहा, ये डायमेंशन भी हो सकती है इसमें। एक तो आपने डायमेंशन बनाई है ना कि पाकिस्तान, ये वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है, उसके बाद पाकिस्तान के रिलेटेड क्या लिखेंगे? उसके बाद सर लिखूंगा कि अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान टू प्ले इट्स ऑस्पिशियस रोल, हाउ पाकिस्तान कैन प्ले इट्स ऑस्पिशियस रोल इन दिस सिनेरियो। उसने अपॉर्चुनिटीज की तो बात ही नहीं की, वो तो बहुत बाकायदा पूछ रहा है कि पाकिस्तान का रोल क्या है। इट्स नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटीज। यस सर, वही कि पाकिस्तान किन डायमेंशंस पे काम करके कैसे रोल जो है वो 21st सेंचुरी में अपना प्रूव कर सकता है। ठीक है, चले ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया इस वाला से वैल्यूएबल एडिशन बाय यू। अब इस पे बात करते हैं। इस टॉपिक के सिलेक्ट करने की रीजन ये थी कि कुछ टॉपिक्स एग्जामिनर आपसे इस तरह के पूछेगा जिसमें वो आपको पकड़ लेगा। आप उन टॉपिक्स में वो आपसे पूरा एक यूं समझ ले कि पूरा एक अहाता चाहेगा उस चीज का, आपसे वो कंप्रीहेंसिव डिस्कशन चाहेगा, कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस चाहेगा। उसने लफ्ज यूज कर दिया वर्ल्ड सिनेरियो, उसमें पॉलिटिक्स आती है, उसमें इकोनॉमी आती है, उसमें क्लाइमेट आता है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, उसमें ट्रेड आता है, उसमें ग्लोबलाइजेशन आता है, उसमें वॉर एंड पीस आता है, उसमें फूड सिक्योरिटी आता है, मतलब तमाम वर्ल्ड के इश्यूज। जी अब्बास। सर इसको अगर मैं करूं तो मैं इसको ऐसे टॉपिक को करूंगा कि सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाऊंगा कि वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक ठीक है। है। उसके बाद वर्ल्ड सिनेरियो के छोटे छोटे पोर्शन बना के, जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में पाकिस्तान रोल कैसे प्ले कर सकता है, इकोनॉमिक में कैसे कर सकता है, जियो पॉलिटिकल, इस तरह करके बनाता जाऊंगा। जैसे अब रीजनल सिनेरियो, चेंजिंग रीजनल सिनेरियोज हैं, उसके बाद ओआईसी का एक वाइब्रेंट मेंबर है एज अ मुस्लिम स्टेट, तो इस तरह करके हर सिनेरियो के साथ पॉलिटिकल पाकिस्तान का रोल, इकोनॉमिक यहाँ पे एक पाकिस्तान। चीज बस मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इश्यूज क्या हैं? आपकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस थिंकिंग को मैं इस तरह पेपर पे प्रेजेंट करने से आपको मना करूंगा। उसकी रीजन क्या है? आप अगर इशू टू इशू चलेंगे तो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेंगे। एग्जामिनर की आपसे ये डिमांड नहीं है कि आप इशू टू इशू चल के उसको बताएं कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले करे। अगर आप इस टॉपिक पे आपकी ऑलरेडी रिसर्च है, यानी एज लॉन्ग एज आपको पेपर में बैठ के कुछ भी प्लान नहीं ना करना पड़ रहा, आप कोई पेपर, आप कोई टॉपिक तैयार करके गए हुए थे, एज इट इज एग्जाम में आ गया, सिर्फ उस सूरत में मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप जो है वो इसको इस तरह प्रेजेंट करें, इस तरह आप लिखें। अदरवाइज सबसे पहले वर्ल्ड सिनेरियो बता दें, फिर पाकिस्तान का रोल बता दें, तो आसानी हो जाएगी। इशू टू इशू चलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक पैराग्राफ
दैट वुड बी इनफ, और उसको 4-5 नीचे बनाना है। किस चीज पे? वर्ल्ड सिनेरियो जो हम बताएंगे, वर्ल्ड सिनेरियो का क्रंच पैराग्राफ बनाएं और फिर क्यों? रोल ऑफ पाकिस्तान पे आए। वर्ल्ड सिनेरियो का क्यों क्रंच पैराग्राफ?